गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके क्रम में अभी हम लोग 2020 का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और देख लीजिए कब इसका एग्ज़ाम वगैरह हुआ था, तो आप देखेंगे तो 11/10/2020 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस पूछे गए थे 2020 वाले क्वेश्चन में। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिल जाए, ठीक है। और चलिए देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहले सेगमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, तो पहला सेगमेंट में आपको सबको पता ही होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो आता है। कहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, वहाँ से हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो सैंधो सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन से है। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों से मतलब जो प्रागैतिहासिक महत्व है उसको खोजा। आप लोग अगर हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम अपने इसी चैनल पे घटना चक्र, जो हमारी घटना चक्र आती है उसमें जो है उसके जो MCQ हैं स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री वाले वो सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग उसके साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन कई बार हम लोग उसमें देख चुके हैं, क्योंकि हमने सैंधो सभ्यता को वहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक। तो चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो माधव स्वरूप वत्स भी नहीं होगा, HD संकलिया नहीं होगा, BN मिश्रा नहीं होगा, हो जाएगा VS वाकणकर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर मतलब कि वाकणकर भारत के पहले प्रमुख, मतलब पहले कहना ठीक नहीं होगा, भारत के प्रमुख पुरातत्वविद थे, ठीक है। उन्होंने भोपाल के निकट, और ये भोपाल कहाँ है तो वही मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो भोपाल के निकट भीमबेटका गुफा के प्राचीन शिलाश्रयों का या शिलाचित्रों का क्या किया, मतलब कि अन्वेषण किया, खोजबीन किया और उनके प्रागैतिहासिक इंपॉर्टेंस के बारे में खोज निकाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आपको ना लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक साइड जो है हड़प्पा के पुरा स्थल दिए गए हैं, दूसरी साइड कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। तो ये तो कई बार हो चुका है, फिर भी देख लेंगे। नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ है, हमने घटना चक्र में इसको कई बार देख लिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बालू देखिए, तो बालू जो है ये तो हो जाएगा हरियाणा में। मांडा और मांडी अलग अलग हैं। मांडा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। और आपको पता होगा कि सबसे जो मतलब कि क्या बोलते हैं नॉर्दर्न मोस्ट जो साइट है हमारे हड़प्पा पुरा स्थल की, वो यही मांडा जम्मू कश्मीर का ही है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है। कई बार हम बता चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी। हुलास और पादरी की बात करेंगे तो हुलास तो अपने उत्तर प्रदेश का ही है, पादरी हो जाएगा गुजरात का, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अच्छे से मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, A का होगा 3, ठीक है, B का देखिए 2 और C का होगा 4, D का हो जाएगा 1। 3241 कहाँ पे है, 3241 ऑप्शन D में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि एक्सप्लेन किया जाए, ये सब आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। वैदिक सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है जो, उसको देख लीजिए। वैदिक सिविलाइजेशन अभी हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे हैं अपने घटना चक्र वाले में। तो पहला जो है ये देखिए क्या कह रहे हैं कि एक साइड ना आपको सिविलाइजेशन में दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग वैदिक समाज और मध्यकाल। कुल मिलाकर के वो ये जानना चाह रहे हैं कि जो वो समाज था ना वो किस टाइप का था, क्या वो एग्रीकल्चर बेस्ड था या जो है उसमें ज़्यादातर लोग चरवाहे थे या फिर कुछ और था, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज तो देखिए कृषक हो गया था, ठीक है। और ऋग्वैदिक जो है ये कैसा था, तो ये तो चरागाह पे उस टाइम पे गायों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। मध्यकाल आते आते आप देखिए कि ज़मींदारी जो है वो आ गया था, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मैच करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि A का 4 हो जाएगा, B का आप देखिए 3 हो जाएगा, C का आप देखेंगे तो 1 हो जाएगा और D का हो जाएगा 2, ठीक है। तो 43-12 किस में दिया गया है, 43-12 देखिए ऑप्शन D में दिया गया है, ठीक। अगला देखिए बौद्ध और जैन, मतलब कि बौद्ध धर्म जैन धर्म, भागवत और शैव धर्म से क्वेश्चन बना हुआ है। एक साइड आपको महाजनपद दिए गए हैं, दूसरी साइड आपको कैपिटल्स। तो हमने सारे महाजनपद और उनके कैपिटल वगैरह का एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, उससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे।
तो चलिए देख लेते हैं, कुछ पता हो या ना पता हो, मुझे ये हमेशा पता रहता है कि शूरसेन का मथुरा हो जाएगा और अस्मक का पोतन। अस्मक का पोतन क्यों पता है? क्योंकि अस्मक जो है ना ये इकलौता ऐसा मतलब कि महाजनपद है जो आपको दक्षिण भारत में मिलेगा। तो इसकी राजधानी पोतन या पोटली है। ठीक है, बचा क्या हमारे पास? मत्स्य और कुरु। तो मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर और कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। तो अगर हम इसको मैच करेंगे तो देखिए ए का 3 होगा। ठीक है, ए का 3, बी का क्या हो रहा है 4, सी का देखिए 1 और डी का हो रहा है 2, यानी कि 34 12 इसका उत्तर होना चाहिए। कहाँ पे दिया गया है 34 12? और ऑप्शन सी में, ये देखिए। ठीक है, तो जो 16 महाजनपद है उनको याद रखिएगा। 16 महाजनपद, उनकी कैपिटल। एक बार तो आरओ ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि कितने ऐसे महाजनपद हैं जो अपने उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो टोटल 8 महाजनपद हैं जो अपने उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उन 8 के नाम आपको पता होना चाहिए और बाकी पूरे के पूरे महाजनपद और उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है कि अभी वर्तमान में वो कौन सा स्टेट है जहाँ से वो बिलोंग करते रहे होंगे। ठीक है, तो इन सबको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला जो आ रहा है मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड से क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो वाकाटक, शक, इक्ष्वाकु या खारवेल। ये देखिए, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में क्या कहा गया है? श्री पर्वतीय। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो एक पूछा आंध्र शातवाहन भी जो है कुछ कहलाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन जब आएंगे, तो इस वाले में नहीं, आगे सीरीज में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक थे इनका नाम क्या था? श्री शांतमूल था। ठीक है, और इस वंश के शासक जो है वो महातलवार की उपाधि धारण किया करते थे। उपाधियों से क्वेश्चंस बहुत आजकल बन रहे हैं। इन्हें पुराणों में श्री पर्वती और आंध्र वृत्य कहा गया है। ठीक है, इक्ष्वाकुओं का शासन कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में था, यानी दक्षिण भारत वाले में। ये सातवाहनों के क्या थे? सामंत थे। ठीक है, जो इक्ष्वाकु शासक हैं ये अपने को अयोध्या के शासकों का वंशज बताते हैं। और इस वंश की विशेषता क्या थी कि इक्ष्वाकु शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु इनकी रानियों का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति था। ठीक है, यानी कि राजा कैसे थे? ब्राह्मण धर्म को मानने वाली। रानियां कैसी थी? बौद्ध धर्म को मानने वाली। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। ऑप्शंस देखिए क्या है? माप और तोल से, यानी वेट एंड मेजरमेंट। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तीसरा है कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड। और फिर आप देखिए रेवेन्यू मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखिए जो एग्रोनोमोई है वो अधिकारी कौन से थे? तो ये हो जाएंगे मार्ग निर्माण, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखेंगे कि मौर्य काल में जिले का जो प्रमुख था उसे क्या कहा जाता था? आहारपति। मेगस्थनीज ने इसी को क्या कहा? एग्रोनोमोई। ठीक है, तो एग्रोनोमोई जो नाम है वो मेगस्थनीज के द्वारा दिया गया। मेगस्थनीज की एक पुस्तक है, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा उसका, इंडिका। कौन सा नाम है? इंडिका। सुना है कि नहीं? बहुत फेमस है, कई बार पूछी जाती है बुक एंड ऑथर में। ठीक है, आगे देखिए, ये सड़क निर्माण और यातायात व्यवस्था का भी प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। माप तौल के अधिकारी को क्या कहते थे? पौतवा अध्यक्ष। ठीक है, राजस्व प्रबंधन के अधिकारी को कहा जाता था समाहर्ता। ठीक, तो ये 3 अधिकारियों के नाम आप याद रखिएगा। आगे देखिए, गुप्त और गुप्तोत्तर काल से क्वेश्चन है। असर्सन रीजन में दिया गया क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं असर्सन में? तो असर्जन में कह रहे हैं कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है। तो ये बात ठीक है। फिर आपसे कह रहे हैं कि चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। दोनों ही बातें भी सही हैं, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी ये व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं, व्याख्या भी कर रहा है। अब देखिए, एक बहुत ही फेमस कोट है कि चोलों ने राक्षसों की तरह सोचा और जौहरियों की तरह निर्माण किया, अर्थात उन्होंने बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। तो उसी के उपलक्ष्य में ये बातें कही जाती हैं। तो ये देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए यहाँ देखिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये आपको पता होना चाहिए। विजयालय चोल थे। चोल इतिहास के सर्वाधिक प्रामाणिक साधन उनके अभिलेख हैं। क्या है? उनके अभिलेख।
इसमें क्रमशः 4 भाषाओं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ का प्रयोग हुआ है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि जो चोल हैं उनके अभिलेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, और उसमें आपको दे दें मतलब कि बिहारी दे दें, भोजपुरी दे दें, तो जाहिर सी बात है ये सब तो वैसे भी बहुत फेमस भाषाएं नहीं हैं। कौन सी फेमस भाषा के रूप में दे सकते हैं, समझ लीजिए ओडिया दे दें, क्योंकि वो हमारी शास्त्रीय भाषा भी है, तो उड़िया हो सकता है दे दें। और ये चारों आप याद रखिए कि तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ का यूज़ हुआ है, तो फिर और आपको मतलब कि कोई सा भी दे देंगे, कुछ मतलब आप बता लेंगे कि सही है कि गलत। आगे देखिए, राजराज प्रथम ने प्राथमिक भूमिकाओं के माध्यम से ऐतिहासिक प्राकथन के रूप में चोल इतिहास को अभिलेखों के रूप में वर्णित करने की जो परंपरा है वो डाली। जो चोल युगीन अभिलेख हैं इसमें मंदिर के दीवारों पर उत्कीर्ण है, मतलब चोलों के द्वारा जो अभिलेख वगैरह बनाए गए वो मंदिरों की दीवारों पर उकेरा गया है। यही कारण है कि चोलकालीन मंदिर इतिहास के प्रमुख सोर्स के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, और मंदिर में जो अभिलेख हैं इन्हीं के कारण चोलों के बारे में उनके पहले के जो भी शासक रहे हैं, जो भी राज्य रहे हैं, उनसे अधिक जानकारी हमें मिल जाती है। मिडवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिए एंसेंट हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। 8वां क्वेश्चन हमारा मिडवल हिस्ट्री से आ रहा है, धार्मिक आंदोलन 15वीं 16वीं शताब्दी में जो हुआ था उससे। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मुल्ताई के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग और अबू जईद अलमशूदी तथा अलबरूनी ने किया। दूसरा, सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। आपको बताना है कौन सा सही है, बस दोनों ही बातें सही हो जाएंगी। कथन मतलब कि पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। तो यहाँ देखिए, ईसा की पहली शताब्दी में शाम्बमग जो कि ईरानी पुरोहित थे, इनको भारत लाए ताकि शाम्ब द्वारा चंद्रभागा नदी पर निर्मित सूर्य मंदिर में पूजा हो सके। ठीक है, यह सूर्य का स्थापित पहला मंदिर था। तो ध्यान रखिएगा, जो शाम्ब के द्वारा चंद्रभागा नदी पर मतलब कि स्थित सूर्य मंदिर है वो पहला सूर्य मंदिर माना जाता है। मग पुरोहितों ने ही भारत में सूर्य की पूजा को जो है लोकप्रिय बनाया। सूर्य पूजा ने मतलब सूर्य पूजा के ही उपलक्ष्य में सांबपुर यात्रोत्सव भी मनाया जाता है। कौन कौन सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, कम से कम उनको जल चढ़ाते हो? मैं तो चढ़ाती हूँ, आप लोग बताइए क्या है कोई सूर्य देव की पूजा करने वाला? चलिए आगे देखिए, मुल्तान के सूर्य मंदिर का जो उल्लेख है वह फेनशांग, अबू जईद अलमशूदी और अलबरूनी आदि ने किया। और ये सब कौन थे? तो ये सब विदेशी यात्री थे जो हमारे भारत देश में आए थे। ठीक है, इन सबको भी क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आता है, तो ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन किसके टाइम पीरियड में आए थे, क्योंकि आप देखिए 2024 में जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें इनको क्रम से लगाने को आया था 4 यात्रियों को। आगे देखिए, अन्य सूर्य मंदिरों में जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है जो कि गुजरात में है, ओसिया और सिरोही का सूर्य मंदिर राजस्थान में है, ललितादित्य का सूर्य मंदिर जो है ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा निर्मित मार्तंड मंदिर जो कि कश्मीर में है, ये कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। और उड़ीसा का जो ब्लैक पगोड़ा कहलाता है सूर्य मंदिर, वो भी तो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का जो मतलब सूर्य मंदिर है जिसे गंगवंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था उसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, तो उसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में ना जो मतलब कि चिश्ती संप्रदाय से संबंधित मतलब शेख रहे हैं उनकी दरगाह से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती मतलब सूफी संप्रदाय से, जो सूफी संप्रदाय है उससे संबंधित जो लोग रहे हैं उनकी जो कब्र है वो कहाँ पे है ये बताना है, मतलब कि दरगाह कहाँ पे है। चलिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कह रहे हैं कि अजमेर में है, तो ठीक बात है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, ठीक बात है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में है, ठीक, लेकिन शेख निज़ामुद्दीन औलिया की मुल्तान में नहीं है। ठीक है, यही वाला गलत है, ये आपको दिल्ली में मिल जाएगी इनकी मतलब की मज़ार। ठीक है, तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह आपको कहाँ मिलेगी? मतलब कि दिल्ली में है, ना कि मुल्तान में। अब देखिए, मुगल एम्पायर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उसमें गोलकुंडा का शासक कौन था? डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह दुती या फिर शाइस्ता खां। तो ये हो जाएगा अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, तो हैदराबाद के कुतुब शाही राज्य में अबुल हसन कुतुब शाह अपने वंश का 8वां और अंतिम शासक माना जाता है। इसका टाइम पीरियड देखिए 1672 से 1687 तक था। अबुल हसन कुतुब शाह के द्वारा मुगलों को टैक्स देने से मना कर देने के कारण औरंगजेब ने 1687 में गोलकुंडा के किले पर अधिकार कर लिया। ये क्वेश्चन अपने आप में पूछा जाता है कि जो गोलकुंडा है उस पर अधिकार किसने किया था? तो याद रखिएगा औरंगजेब ने। कब? 1687 में।
अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको सही है बताना है। पहला देखिए कि अकबर ने लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। एकदम सही बात है, अकबर के द्वारा इस तरह के काम किए गए। दूसरा कह रहे हैं अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। अब हाँ, दी ही रही होगी। ठीक है, हालांकि ये बात अलग है कि सोसाइटी ये सारी चीज़ों को आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, तो अकबर के टाइम में क्या ही की रही होगी। आज भी लड़कियों को अगर मतलब लड़कियां कह दें कि फलाने को हम पसंद करते हैं और उनसे शादी करेंगे, तो फिर देखो घर वालों का रिएक्शन कैसे फिर लड़की को देखते हैं, अरे बह गई, इसी दिन के लिए तुमको पढ़ाया लिखाया, नाक कटा दी, आँख कटा दी, सब कटा दिया उसका मतलब लड़की कुछ भी करे ना तो घर वालों की आँख नाक कान सब बहुत जल्दी कट जाते हैं, वही लड़का कुछ भी करे ना तो उनकी आँख नाक कान सब ऊंचे हो जाते हैं। इतना भेदभाव है हमारी सोसाइटी में, हर चीज़ में पता नहीं क्यों लड़कियों को ही दबाना है। चलिए फिलहाल के लिए लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देख देख करके ना सोचते हैं कि लड़कियों की स्थिति बहुत सुधर गई है। कुछ नहीं सुधरा है भैया, सोसाइटी में आज भी लड़कियों को वैसे ही देखते हैं, वैसे ही आज भी उनके ऊपर पाबंदियां हैं। चलिए फिलहाल के लिए देखेंगे अपना जो क्वेश्चन है उसकी एक्सप्लेनेशन को। तो देखिए, अबुल फजल के अनुसार अकबर जो है ना मध्यकालीन भारत का ऐसा पहला शासक था जिसने शादी की उम्र को निर्धारित करने का प्रयास किया। अकबर ने लड़के के विवाह की जो उम्र है वो 16 ईयर और लड़कियों के विवाह की जो उम्र है वो 14 ईयर करने की जो बात है वो की थी। इसने बाल विवाह रोकने के लिए तुरबेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। तुरबेग नामक जो अधिकारी है वो अकबर ने नियुक्त किया था, किस लिए, ताकि बाल विवाह जो है ना वो न होने पाए। आगे देखिए, अकबर ने विवाह के लिए माता पिता की जो स्वीकारोक्ति है इसके साथ दूल्हा और दुल्हन की आपसी सहमति को भी आवश्यक बना दिया था। आगे देखिए, अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी तथा कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया था। अकबर के द्वारा 1587 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बनाया गया था। ठीक है, इसने बहुपत्नी विवाह की प्रथा को भी अस्वीकृत कर दिया था। ठीक, भले खुद अपना जो है इतनी सारी पत्नी रखा हुआ था वो अलग मैटर है, लेकिन सामान्यतः पब्लिक के लिए मतलब कि अस्वीकृत था। बहुत सारी पत्नियां आप नहीं रख सकते हैं, एक ही के साथ विवाह करिए। ठीक है, आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। एक साइड ऑफिसर है, दूसरी साइड उनका जो कर्तव्य है वो। ठीक है, तो दीवाने तन, मुस्तारफी, मुशरिफ और वाकिया नवीस ये सब आपको दिए हुए हैं और आपसे क्या कह रहे हैं कि चलो इनको मैच करना है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन मिलेगा, तीसरी के साथ हम इसकी व्याख्या भी देख लेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। व्याख्या में आपको पता चल जाएगा कि दीवाने तन किससे हैं। तो दीवाने तन जो है ये जागीर और वेतन से संबंधित है। तो तन वेतन जहाँ भी आपको दिखे तन तो समझ लीजिए कि वेतन की बात हो रही है। ठीक है, तो दीवाने तन वेतन से संबंधित थे, जागीर और वेतन को देखने का काम था इनका। जो मुस्तारफी थे ये राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करने का काम करते थे। ठीक है, और मुशरिफ का काम क्या था, तो ये ऑफिस को संभालना, इन्हीं के कार्यालय को संभालना। और वाकिया नवीस देखिए तो प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करने का काम ये करते थे। आगे देखिए, कहना निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। ऑप्शन देखिए, शेखनूनी, शहाब नहर और नहर विहिस्त या फिर नहर आगरा। तो ये हो जाएगा शहाब नहर। ठीक है, तो मुगल कालीन शहाब नहर का जो निर्माण है वो फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन किताबें नौरश नामक पुस्तक के लेखक थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि पुस्तक और मध्यकालीन पुस्तकों से संबंधित मध्यकालीन पुस्तकें और उनके लेखक। ठीक है, तो उनको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए, इब्राहिम आदिल सादुती, अली आदिल शाह या फिर कुली कुतुब शाह या अकबर दूती, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इब्राहिम आदिल सादुती। ठीक है, तो किताबें नौरस के लेखक कौन है, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। तो देखिए, जो इब्राहिम आदिल शाह दूती थे ये बीजापुर सुल्तान के आदिल शाही वंश के सुल्तान थे। ठीक है, इन्होंने संगीत के माध्यम से शिया और सुन्नियों के मध्य तथा हिंदू और मुसलमानों के मध्य जो सांस्कृतिक सद्भाव है उसको बनाने का प्रयास किया और इन्होंने हिंदू देवी देवताओं सरस्वती और गणेश के सम्मान में गाने गाए और तैयार किए। इन्होंने दक्षिणी भाषा, तो दक्षिणी भाषा क्या है, तो वही दक्कनी है। ठीक है, में किताब नौरस यानी 9 रसों की पुस्तक नामक किताब लिखी। जैसे इसमें पूछा गया था किसकी पुस्तक है, आगे पूछा जा सकता है कि किताब नौरस जो कि इब्राहिम आदिल सादुती के द्वारा लिखी गई थी वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो ध्यान रखिएगा दक्षिणी भाषा में ये लिखी गई थी। अगले में देखिए, एक साइड सूची 1 है, दूसरी साइड सूची 2 है। बताना है कि कौन सी प्रथा कहाँ पे थी।
तो देखिए जजमानी, तो अपने उत्तर भारत में तो जजमानी देखने को मिल जाते हैं, मतलब आपने पूजा वगैरह में भी देखा होगा, कहते हैं जजमान, तो वो है उत्तर भारत में, तो आपको जजमानी मिलेगी। बलूत, ये कर्नाटका में नहीं, आपको महाराष्ट्र वाले रीजन में मिलेगा बलूत, ठीक है। और मिरासी तथा अडाडे, ठीक है। तो इन सबको मिला करके आप देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा कि जो जजमानी है वो आपको उत्तर भारत में मिलेगी, 12 बलूत महाराष्ट्र में है, मिरासी कर्नाटक में है, अडाडे आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि आपको ना इन सारी घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। फतवाए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद या फिर जब तबकाते नासरी। साफ साफ लग रहा है कि ये सभी पुस्तकों के नाम हैं। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि इन सब के लेखक वगैरह कौन है, तब तो जो है अगर वैसे ना भी पता हो तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे पृथ्वीराज रासो, ये किसकी है, कई बार पूछी गई है, चंद्र बरदाई की है। किसकी? चंद्र बरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। किताबुल हिंद किसकी है? मेरे ख्याल से अरबरूनी की है। तबकाते नासरी तो मुझे कम याद आ रहा है। फतवाए जहांदारी शायद ये जहांगीर की ही है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, इसमें आपको मिल जाएगा। तो इसका उत्तर तो पहले यही जानिए कि 3, 2, 4, 1 होगा, यानी कि सबसे पहले कौन सी लिखी गई? किताबुल हिंद। और किसने लिखी? अल्बरूनी ने। तो अल्बरूनी जो है ये विदेशी यात्री था, आप लोगों को पता ही है। और किताबुल हिंद के बाद फिर कौन सी लिखी गई? उसके बाद आप देखिए पृथ्वीराज रासो लिखी गई चंद्र बरदाई के द्वारा। तीसरे पे जो लिखा गया वो है तबकाते नासरी, और चौथे पे लिखा गया फतवाए जहांदारी, ठीक है। यहाँ देखिए, तो किताबुल हिंद अल्बरूनी की रचना है, महमूद गजनवी के टाइम पीरियड में इन्हीं के साथ आया हुआ था। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, पृथ्वीराज चौहान के जो है दरबारी कवि थे ये। तबकाते नासरी, ये देखिए मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है, गुलाम वंश बलवन, ठीक है। फतवाए जहांदारी ये जियाउद्दीन बरनी की है, ना कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक की। ध्यान से देख लीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक से संबंधित है ये, और जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई है। एक है ऐसे जहांगीर से ही संबंधित, जो जहांगीर ने खुद ही लिखा हुआ है, और क्या है वो, खैर उसको अभी स्किप करिए, अभी वो मुझे याद नहीं आ रहा। इसको याद रखिए कि फतवाए जहांदारी जो है वो जियाउद्दीन बरनी की है, ठीक है। चलिए, और अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्या बनना हुआ है? पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सला-सैपल की संधि जो 1748 में हुई थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको पता है जो कर्नाटक वार हुआ था ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया कहना ठीक नहीं होगा, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में कर्नाटक वार हो रहा था। तो जो पहला कर्नाटक वार हुआ था उससे संबंधित से क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहे हैं एक्सला-सैपल की संधि से बारे में बताइए। पहला कर्नाटक वॉर इससे समाप्त हुआ, ठीक कह रहे हैं। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, और ठीक ही है, दोनों की दोनों बातें ठीक है, ऑप्शन सी। तो यूरोप में जो एक्सला-सैपल की संधि है वो 1748 से हुई थी, और ऑस्ट्रिया के युद्ध, जो उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, उससे फिर ये समाप्त हुआ, जिसके कारण कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 48 भी समाप्त हो गया। इस संधि से मद्रास जो है वो अंग्रेजों को, और अमेरिका में जो लुइसबर्ग है वो फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे थे, ठीक है। अंत में क्या हुआ था आप सबको ही पता है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को जो मुंह की खवाई। आगे देखिए, कह रहा है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? किसने किया, कब किया, ये सब जाने रहिए। क्यों? क्योंकि जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था आरू का, उसमें यही पूछ लिया गया था कि जो पंजाब का विलय है वो कौन से ईयर में किया गया। दरअसल वो स्टेटमेंट में था, तो इस वजह से इन सारे क्वेश्चंस पे थोड़ा नज़र बनाइए। तो ऑप्शन देखिए कि सिक्किम का भारत में विलय हेस्टिंग, विलियम पेंटिक, डलहौजी या ऑकलैंड, किसने किया होगा? सबसे ज़्यादा किसको हड़पने का शौक था? तो इस डलहौजी को तो था, उसने ही तो हड़प नीति चलाई थी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत के उसका आगमन होता है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त की गई कुछ खास सफलताएं रही हैं। जैसे पहले देखिए, तो जो सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध हुआ उससे पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। कब? 1849 में, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा, जो महाराजा दलीप सिंह है इनको पेंशन दे दी गई, ठीक है। तो अब शासक बहुत बन चुके हैं, पेंशन पे चलो अपना जीवन निर्वाह करो। आगे देखिए कि डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर भी अधिकार कर लिया। कब? 1850 में। मतलब हल्के में मत लेना डलहौजी को। और आगे देखिए कि लोअर बर्मा तथा पीगू का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय डलहौजी के टाइम पीरियड में ही हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ खास जो है उपलब्धियां रही हैं ब्रिटिशर्स की इसके टाइम पीरियड में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें आपसे क्या कह रहे हैं?
कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में यूपीएससी तक ने पूछ रखा है, ठीक है। ऑप्शन देखें, नटराज, हैदर अली देवराज या चिक्का कृष्णराज, तो ये सब नहीं होंगे। अभी हाँ, इसमें अगर टीपू सुल्तान दिया होता तो एक बार कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा हैदर अली, ठीक है। तो टीपू सुल्तान के पिताजी थे हैदर अली, ठीक। जब द्वितीय जो है एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा था तो 1784 तक वो चला था, बीच में ही 1782 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए, हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। हैदर अली के समय ही पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर है, कब से कब तक, 1767 से 69 तक हुआ, ठीक है। एक बार ये जो 2021 में आरओ का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था कि पहला एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक हुआ था, तो ध्यान से देख लीजिए, 1767 से 69 तक हुआ और इसमें हैदर अली को आंशिक सफलता मिल गई थी। दूसरा जो एंग्लो मैसूर वॉर है, ये देखिए 1780 से 84 तक चला और इसी में आप देखिए कि जो 1782 वाला टाइम था उसी में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1784 में जो ये युद्ध समाप्त होता है उस टाइम तक इसका जो नेतृत्व है वो टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। और आगे देखिए, 1755 में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की हेल्प से क्या किया था, डिंडीगुल कहाँ है, तमिलनाडु में, यहाँ पे आधुनिक शस्त्रागार जो है उसकी स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं, तो ये जो है मतलब कहाँ से बना है, पहले तो यही देख लीजिए, सामाजिक सांस्कृतिक जनजागृति जो आंदोलन है वहाँ से बना हुआ है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। पहले असर्सन देखिए कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, ठीक है, एकदम सही बात है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हाल ही में जो 27 जुलाई को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था। कह रहे हैं इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए और आपके पास असर्सन रीजन में यही सेम स्टेटमेंट्स हैं कि पहला और दूसरा दोनों सही, नहीं कथन कारण सही है और आर जो है यानी कि जो रीजन है वो असर्सन की व्याख्या कर रहा है। दूसरे में कह रहे हैं कथन कारण ठीक है लेकिन रीजन जो है असर्सन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरे में देखिए सही है किंतु आर गलत है और डी में वही है कि ये सही है किंतु आर मतलब ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाना है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी इसके द्वारा की जा रही है। तो यहाँ देखिए कि जो ब्रिटिश सरकार है इनके द्वारा भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग जो भू राजस्व व्यवस्था है उसको लागू की गई, जैसे स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस आदि जगहों पर, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्थायी बंदोबस्त है वो कहाँ पे लागू किया गया था, तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस आदि जो जगह थी वहाँ पे इसको लागू किया गया। वही जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसे देखिए, तो पहले तो यही जानिए कि कब लागू की गई, 1820 में। कहाँ पे इसको लाया गया था, तो मद्रास, यानी कि जो मद्रास वाला रीजन है वो बम्बई और असम के कुछ हिस्सों में। वहीं आप देखिए जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो आगरा, पंजाब, मध्य प्रांत में लागू हुआ था और ये मध्य प्रांत आज का जो यूपी है उसे पहले मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। यही कारण है कि भारतीय किसान में अलग अलग वर्ग जो है वो बनाए गए थे। ये जो रैयतवाड़ी है वो क्या है, महालवाड़ी क्या है, जमींदारी क्या है, ये सब जरूर जाने रहिएगा। जमींदारी को और भी कई सारे नामों से कहते हैं, तो सब कुछ जरूर जान के रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रमुख संस्थाएं, संधियां और आयोग और अधिनियम से, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। तो देखिए इंडियन आर्म एक्ट और शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको कूट सहित दिख जाएगा, ठीक है। चलिए मैच करेंगे। एक भी अगर आपको याद हो तो फिर एक बार मतलब कि प्रयास किया जा सकता है कि हाँ चलो देख लेते हैं। जैसे मुझे और सब तो नहीं पता लेकिन ये भारतीय शस्त्र अधिनियम वाला मुझे याद है, ठीक है। और ये जो भारतीय शस्त्र अधिनियम यानी इंडियन आर्म एक्ट लाया गया था वो कब लाया गया था, तो वो लाया गया था 1878 में, ठीक है। और ये जो उच्च न्यायालय अधिनियम है ये वाला भी मुझे हल्का हल्का याद रहता है, 1861 का है, ठीक है। तो ये दोनों मुझे कन्फर्म रहता है। अब हम देखेंगे क्या इन दोनों से क्या हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर हम और कुछ देखेंगे। जैसे अगर आपको पहला का दूसरा पता है तो देखिए कम से कम 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। और सी का 4 होगा। अगर आपको ये पता है तो आपको और कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसका उत्तर ही आपको डायरेक्ट मिल जाता, ऑप्शन डी वाला, ठीक। तो अन्य जो है उन्हें देखिए कि रॉयल क्या नाम है इसका,
और शाही पद अधिनियम यानी रॉयल टाइटल एक्ट, ठीक है। तो बी का जो है ये कब हो जाएगा 1876 में। भारतीय शस्त्र अधिनियम अभी हमने आपको बताया 1878, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा 2143, ऑप्शन डी वाला। चलिए आगे देखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं इनमें से कौन गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे और कौन सा गोलमेज सम्मेलन, तो जो दूसरा वाला हुआ था वो। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें तो आप सबको ही पता होगा कि कांग्रेस की तरफ से कोई गया ही नहीं। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें आप देखिए कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी गए, ठीक है। एसएस पुताना जो जहाज था उससे गए थे। तो ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अभी हमने आपको बताया महात्मा गांधी गए थे, सरोजिनी नायडू जी भी गई थी, मदन मोहन मालवीय और पंडित राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद जी नहीं गए थे, मदन मोहन मालवीय जी जो है वो गए थे, ठीक है। तो जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन है, पहले तो यही जानिए इसका आयोजन कब से कब तक हुआ, तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के मध्य कहाँ पे हुआ था, तो ये लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट लेने के लिए गांधी जी जो है वो एसएस राजपुताना नामक जो जहाज है उससे गए थे और 12 सितंबर को इंग्लैंड में पहुंच गए थे। वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल जो प्रतिनिधि गए थे वो थे महात्मा गांधी जी। और इस सम्मेलन में टोटल 31 प्रतिनिधियों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य जो कि सरोजिनी नायडू जी थी वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी और इनके साथ एनी बेसेंट भी थी। और इस बार एनी बेसेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, कब, हमारे आरओ के एग्जाम में। एनी बेसेंट के बारे में क्या जानना जरूरी है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा वो रही हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था और मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में गए हुए थे, ठीक है। तो ध्यान से इन सबको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, और हाँ एक क्वेश्चन बनता है कि वो कौन है जो मतलब कि पहले दूसरे तीसरे गोलमेज सम्मेलन यानी तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में मतलब शामिल हुए थे। तो चाहे कुछ पता हो या नहीं, बस मतलब कि मदन मोहन नहीं, बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर का नाम हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि वो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए अब स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बन रहा है। क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करके सही उत्तर का आपको चुनाव करना है, ठीक है। तो एक साइड बुक्स दिए हुए हैं, दूसरी साइड उनके लेखक दिए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस खूब बनते हैं। क्या आपको एक भी पता है, अगर एक भी पता है तो इसका जो कूट वगैरह है वो सब आपको दिखता रहेगा, तो हम लोग थोड़ा जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। एक भी पता है कि नहीं, कुछ पता हो या ना पता हो, गीता रहस्य जरूर पता होगा क्योंकि गीता रहस्य बहुत फेमस है। किनकी है, बाल गंगाधर तिलक जी की है, ठीक है। तो बी का 4 आप देखिए कहाँ पे है, बी का 4 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन आप इलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी है, मेरे ख्याल से अबुल कलाम आज़ाद की है। तो क्या अगर हम लोग इंडिया विंस फ्रीडम की बात करें तो अगर ये अबुल कलाम आज़ाद की होगी, मे बी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो डी का 2 आपको कहीं दिख रहा है, डी का 2 ए वाला फिर इस हिसाब से होना चाहिए। तो ए, बस ए ही है। देखा, आप थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज भले थे लेकिन हल्का हल्का लग रहा था कि यही होगा। तो देखिए उत्तर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अन्य जो है इनको मैच करते हैं। यहाँ पे द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है लाला लाजपत राय जी की, ठीक है। गीता रहस्य मैंने आपको बता ही दिया, तिलक जी की है। अ नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। और इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी विद्वानी हो, एनी टाइम ना हर चीज़ नहीं याद रहती, स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम में। एग्ज़ाम का जो प्रेशर है ना वो बहुत सारी चीज़ों को आते हुए भुला देता है। तो हम लोग ना एकदम रट्टू टोता तो है नहीं कि सब कुछ रट के जाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसे ही एलिमिनेट करके जो है सॉल्व कर ली जाती हैं, ठीक है। 1 2 आ रहा है तो अन्य में जो है चलो देखो ऑप्शन वगैरह से। आगे देखिए, कह रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा 1919 और 1919 का जो मतलब कि ये समय है बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं इसमें ILO के वॉशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन जो है शामिल हुए थे, यानी किनको भेजा गया था। ऑप्शन देखिए, VP वाडिया, MN जोशी, CF एंड्रूज या फिर जोसेफ बैप्टिस्ट। तो ये हो जाएंगे NM जोशी, ठीक है। और 1919 मैं क्यों बता रही थी, क्योंकि 1919 में आप देखिए तो एक अधिनियम लाया गया था जिसको क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार लाया गया था वो कब लाया गया था, 1919 में, ठीक है। और इसी जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार लाया गया, इसी में आप देखिए लाया गया था काला कानून जिसे कहा जा रहा था, और रॉलेट एक्ट, क्या कह रहे थे इसको, रॉलेट एक्ट, ठीक है।
तो इसी रॉलेट एक्ट के थ्रू आप देखिए जो है पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और वही पंजाब में जो जलियांवाला बाग था वहाँ पे लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, और वहीं पे आपको देखने को मिलेगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार की घटना। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और 1919 में और क्या हुआ था आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक आंदोलन भी हुआ था, और खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो थोड़ा इसको याद रखिएगा। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको जो पता हो वो बताइएगा। चलिए फिलहाल के लिए देखिए 1919 का जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ है उसके वॉशिंगटन सम्मेलन में भारत सरकार के द्वारा NM जोशी को मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। ठीक है, चलिए हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको देखना है। पहला क्वेश्चन भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र और मानव भूगोल से बन रहा है। कह रहे हैं निम्न में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय की नदी है। ठीक है, तो हिमालय पार नदी बोल रहे हैं, तो देखिए झेलम, गंगा, रावी नहीं होगी, सतलुज हो जाएगा। ठीक है, और सतलुज का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, ये आरो इस बार पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए जो सतलुज है ना वो उत्तर भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है, यानी कि एनी टाइम पानी रहता है वहाँ पे। और अब देखिए हिमालय की जो नदियाँ हैं वो सभी लगभग सदा नीरा ही हैं। तो यहाँ देखिए इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय के मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से, यही मानसरोवर वाला ही पूछा गया था। इसकी लंबाई जाने रही है 1450 किलोमीटर है। नदी जो ये है वो भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश से ही ये भारत देश की सीमा के अंदर आती हैं। और ये नदी देखिए तो हिमाचल प्रदेश में इसी नदी पर क्या बना हुआ है, तो भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा भाखड़ा नागल डैम सतलुज रिवर पे है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इस डैम के पीछे एक विशाल जलाशय का भी निर्माण किया गया है जो कि गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत जो सागर है वो दूसरा है, वो रॉबर्ट्सगंज यानी कि अपने भारत देश के उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्रा वाला रीजन है उधर मिलेगा। आगे देखिए सतलज नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाकर के फिर मिल जाती है। ठीक है, आगे देखिए ट्राइब्स। अब देखिए कई सालों से ना ट्राइब्स से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उम्मीद है कि इस बार जो है मतलब कि ट्राइब्स से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ऐसा ही इनका पैटर्न रहा है। कई साल कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको कई साल नहीं पूछते, फिर अचानक से आ धमकता है। जैसे इस बार देखिए मतलब कि जलधाराओं का क्वेश्चन कई सालों से नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन इस साल पूछा गया। तो चलिए ट्राइब्स देख लेते हैं, कौन सी ट्राइब कहाँ की है। तो मेरे ख्याल से तो ये सब भारत देश की ही ट्राइब्स हैं। जैसे कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मुझे कुछ पता हो या ना पता हो, ये पता है कि तमिलनाडु की टोडा है, लेकिन हमें बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये देखिए बिरहोर झारखंड की है, अंगामी नागालैंड की है, खस कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। लग तो ऐसे ही रहा है कि खस अरुणाचल प्रदेश की, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश की है नहीं दरअसल। तो देखिए जो खस जनजाति है ना इसका मूल निवास स्थान आपको कहाँ मिलेगा, तो ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अंगामी जनजाति तो नागालैंड की ही है, बिरहोर झारखंड में पाई जाती है। टोडा जो जनजाति है ये तमिलनाडु में निवास करती है, और तमिलनाडु में टोडा जनजाति निवास करती है, ये आपको पता रखना है। और वहाँ पे जो है जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ना वहीं पे इनका जो है मूल निवास स्थान आपको मिलेगा। चलिए आगे देखिए झील। कई साल मतलब कि 1-2 साल से आप देखिए झील से भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मतलब बन रहा है वैसे नहीं बन रहा है जैसे ये मिलाने वाला, क्योंकि वैसे तो आप देखिए कि झील पूछा गया था, लेकिन अपने भारत देश की नहीं विदेश की झील पूछी गई थी। विक्टोरिया लेक के बारे में पूछा गया था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। जो PCS का एग्जाम हुआ था, नहीं PCS में नहीं पूछा गया था, RO में पूछा गया था। तो लेक, डैम, जनजातियाँ, इन सबसे ना क्वेश्चंस कई टाइम से नहीं पूछ रहे हैं, 2-3 साल से नहीं आ रहा है, मे भी इस साल आए। चलिए देखते हैं। एक साइड लेक दिया है, दूसरी साइड अवस्थिति दी गई है। कह रहे हैं शाला लेक जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसके लिए तो आपको मतलब इसका कूट दिखेगा तभी तो हम लोग जो है मैच करेंगे। तो दूसरे पे है बड़खल, तीसरे पे है लोकटक, तीसरे और चौथे पे है कालीवेली। अब देखिए लोकटक लेक जो नहीं जानता समझ लीजिए वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। लोकटक लेक में एक तैरता हुआ मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, इसी वजह से ये बहुत फेमस है। ठीक है, उसका नाम है अभी नाम तो मुझे थोड़ा कम याद आ रहा है, अभी याद आएगा बताएंगे। फिलहाल के लिए देखिए लोकटक लेक है कहाँ पे ये आपको जानते रहना है, तो ये मणिपुर में है। ठीक है, तो C का 3 आपको कहाँ दिख रहा है, ये दोनों तो एलिमिनेट कर दीजिए, C का 3 2 ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक, फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश कालीवेली, और कालीवेली तो तमिलनाडु में ही होना चाहिए मुझे जहाँ तक लग रहा है, D का 1 है ही नहीं ऐसा, तो कालीवेली तमिलनाडु से तो होने से रहा। ठीक है, आगे देखते हैं फिर अन्य कोई ऑप्शन मैच करके देखते हैं।
तो जैसे साला लेक तो मुझे लग रहा है मतलब अरुणाचल प्रदेश का ही है, तो ए का तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो लोकटक का मणिपुर और ए का 1, तो ए का 1 सी का 3, ए का 1 सी का 3 आपको कहीं दिख रहा है? ए का 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 में है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। और सी का 3, तो देखिए ए का 1 यहाँ पे नहीं है, सी का 3 है यहाँ पे, तो इसका उत्तर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए साला लेक अरुणाचल प्रदेश में है, तो 1 2 3 4 यानी कि सब सामने सामने ही मैच है। तो बड़खल लेक कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में। कालीवेली तमिलनाडु में है, तो कालीवेली तमिलनाडु में ही तो है। पिछली बार मेरा क्यों गलत हो रहा था? खैर चलिए, जो भी था, अभी तो बस ये जानिए कि ये सब सामने सामने ही मैच है, ठीक है। तो जो साला लेक है वो आपको कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल जो झील है वो हरियाणा में है। लोकटक लेक जो है वो मणिपुर में है। कालीवेली आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं निम्न में से कौन भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इन सब में आपको बताना है यंगेस्ट जो श्रेणी है वो हिमाद्री, अरावली, पश्चिमी घाट या विंध्याचल। तो ये अपनी हिमाद्री हो जाएगा, ठीक है। तो हिमाद्री को महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये श्रेणी ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य स्थित है। विश्व की कुछ सर्वोच्च पर्वत चोटियां इस श्रेणी में आपको मिल जाएंगी। हिमालय पर्वत श्रेणियां नवीनतम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत शामिल होती हैं। चलिए आगे देखिए, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन। और पहला देखिए, कह रहे हैं कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य। दूसरा पीर पंजाल और हिमाद्री। तीसरा है महाभारत और धौलाधर। चौथा है पीर पंजाल और महाभारत। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य है, ठीक है। तो देखिए, जो कश्मीर घाटी है ये दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय यानी हिमाद्री पर्वत श्रृंखला के मध्य आपको मिल जाएगा। लगभग 135 किलोमीटर लंबा और 32 किलोमीटर ये चौड़ा है। अब देखिए, यमुना नदी की बात कर रहे हैं, उनकी सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व में क्रम लगाना। अब जैसे किसी भी रिवर की बहुत सारी नदियां होती हैं तो उनसे इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आपको पश्चिम से आकर के पूर्व साइड आना है, ठीक है। तो चलिए देख लेंगे। तो चलिए देखेंगे, सिंध, बेतवा, केन, चंबल सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे, एक सेकेंड, सपोज दैट आपने अगर देखा होगा तो इसकी ट्रिब्यूटरी को अगर हम इस तरह से मैच करके देखेंगे तो सबसे पहले कौन सी आएगी? तो चंबल तो राजस्थान वाली साइड में मिलेगी नहीं। सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? तो हालांकि राजस्थान साइड है तो सबसे पहले तो वैसे चंबल ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे, हाँ यहाँ सबसे पहले चंबल आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आएगी सिंध, फिर कौन सी आएगी? चंबल के बाद सिंध आएगी, फिर उसके बाद जो है आती है बेतवा, ठीक है, बेतवा, और सबसे लास्ट में आता है केन, फिर आता है केन, ठीक है। मैंने एक बार इसका क्रम याद किया था, सिंध, बेतवा, केन करके। फिर अभी चंबल वाला भी दिया है, तो अब ऐसा याद करके रखिएगा कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आपको ऑप्शन दिखे तो कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहले चंबल यानी कि चौथा सबसे पहले आना चाहिए। और चौथा सबसे पहले आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो 1 2 3 4 1, ये ऐसे अगर हम करें तो चौथा सबसे पहले आपको ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंध, और सिंध तीसरे पे है, हाँ ठीक है। फिर आ रहा है बेतवा, बेतवा पहले पे है, फिर ये ठीक, हाँ बस यही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला ही ठीक है, ठीक है। तो जो यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं उन्हें अगर हम पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाएंगे तो वो हो जाएंगी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। एक टोंस नदी भी है, तो जब टोंस यहाँ दिया नहीं है, नहीं तो वो भी उधर ही साइड आ जाती, ठीक है। चलिए, तो हम अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो जो यमुना नदी है ये यमुनोत्री के निकट बंदर पूंछ हिमनद से निकलती है, प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर के अपना जो है मुहाना बनाती है, यानी गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसकी सहायक नदियों का यदि हम पश्चिम से पूर्व क्रम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। यदि हम पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिंडन, रिंद नहीं, वैसे रिहंद होना चाहिए, सेंगर और वरुणा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 को भी आपको मैच ही करना है। देखिए क्या आ रहा है, तो ये एक साइड माउंटेन्स दिया हुआ है, दूसरी साइड आपको कंट्री दिया हुआ है, मैच करना है, ठीक है। चलिए मैच कर लेंगे। तो कुछ पता लग रहा है कि कौन सा कहाँ होगा? माउंट किलिमंजारो मुझे याद आ रहा है, मोरक्को का ही है, मोरक्को का ही तो है ना, अफ्रीका में ही है ये। कि किलिमंजारो तंजानिया में तो नहीं है। अभी तो मुझे एक भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जैसे कुछ पता है कि नहीं। पर ये पता है कि जो पायरेनीज है ना ये फ्रांस में है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है हमारे पीसीएस में। तो डी का 1 हम लोग देख लेंगे पहले। तो डी का 1 से कम 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो
कम से कम 2 तो गए। किलिमंजारो ना मुझे तंजानिया में लग रहा है, तो इसे मैच करके देख लेते हैं। बी का 3 मिल तो गया भैया, उत्तर ही आ गया, बी का 3 है तो एक में। तो अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो एटलस कहाँ मिलेगा, एटलस है मोरक्को का, ठीक है। अभी देखिए याद आ रहा है, अभी तक नहीं याद आ रहा था। जब क्वेश्चन पहली नज़र में सॉल्व करने जाओ ना तो ऐसे ही कन्फ्यूज़न होता है, फिर जब 1-2 मिल जाता है ना तो फिर दिमाग को लगता है नहीं यार ये भी कहीं तो देखा था, कुछ तो देखा सा है, ठीक है। चलिए चिम्बर हो जो फिर कहाँ हो जाएगा, इक्वाडोर में, ठीक है। अगर हमसे ये कोई पूछ ले चलो बताओ कौन से जो है मतलब कि कॉन्टिनेंट में है, तो देखिए जो फ्रांस स्पेन है ये आपको यूरोप में मिल जाएगा। इक्वाडोर कहाँ मिलेगा, दक्षिण अमेरिका में। तंजानिया कहाँ मिलेगा, तो तंजानिया तो मेरे ख्याल से वहीं मिलना चाहिए, अफ्रीका में। और मोरक्को कहाँ है, तो वो भी अफ्रीका का ही है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। चलिए आगे देखते हैं। और ये देखिए एटलस मोरक्को में है, और किलिमंजारो तंजानिया में है, चिम्बर जो इक्वाडोर में है, पार्निस फ्रांस में है, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर से जनजातियों से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी हैं। तो रेंगमा, शोम्पेन, हालचू, ओंजे, ये नहीं, कौन सा होगा, रेंगमा। कौन सा नहीं है पूछ रहा है ना, इस वजह से रेंगमा होगा, क्योंकि हालचू, ओंजे, शोम्पेन ये सभी तो अपने जो यूनियन टेरिटरी क्या है अंडमान निकोबार वहीं से बिलोंग करती हैं, लेकिन रेंगमा बिल्कुल अपने यहाँ की नहीं है, इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है। चलिए तो देखिए भारत में अंडमान निकोबार में जारवा, ओंजे, शोम्पेन, सेंटिनलीज, और ये सेंटिनलीज को जरूर याद रखिएगा। सेंटिनलीज जनजाति वही है जिसने कोई मतलब अमेरिका से शायद आया हुआ था ट्रैवलर, और उसको उन्होंने धनुष बाण से मार गिराया था, उस टाइम पे ये क्वेश्चन खूब पूछा गया था। और हालचू निकोबारी जिसको कहा जाता है, ये सभी जनजातियां वहाँ पे मिल जाएंगी। जबकि रेंगमा कहाँ की है, तो रेंगमा आपको नागालैंड में मिलेगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि 40 मिनट की ही हम लोग क्लास लेंगे, 40 मिनट में जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे हम लोग उतने सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चंस अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। आज भी हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, देखिए 32 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक वाइक करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए, ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें टाइम टू टाइम। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।